हेलो दोस्तों। कैसे हो? क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। तो आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल चल रहे थे, जिसमें से हमने अनेक स्थलों का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद में कुछ बचे हुए स्थल हैं, उनको हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला आज का जो स्थल है वह सुरकोटड़ा है। कौन सा? सुरकोटड़ा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल चल रहे थे, उनमें से आज जो पहला है वह कौन सा स्थल है? सुरकोटदा। 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 तो सुरकोटदा के बारे में जानेंगे कि सुरकोटदा की स्थिति कहाँ है, सुरकोटदा की खोज एवं उत्खनन किसने किया था, और यहाँ से किन किन चीजों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जो सुरकोटड़ा है वो गुजरात के कच्छ प्रदेश में स्थित है। सुरकोटड़ा कहाँ है? गुजरात के कच्छ प्रदेश में स्थित है। जबकि सुरकोटड़ा की जो खोज है वो जगपति जोशी ने 1964 ईस्वी में की थी। तो सुरकोटड़ा कहाँ है? गुजरात के कच्छ प्रदेश में है। सुरकोटड़ा कहाँ है? गुजरात के कच्छ प्रदेश में है। और सुरकोटड़ा की खोज एवं उत्खनन जगपति जोशी या जेपी जोशी ने 1964 ईस्वी में किया था। अब इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, या यहाँ से कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं? साक्ष्य। तो सुरकोटड़ा से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, आइए जानते हैं। तो सुरकोटड़ा में क्या है? दुर्ग और नगर। जैसे मैंने बताया था, ये पश्चिम में दुर्ग है, पूरब में नगर है। तो सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल हैं उनमें पश्चिम में दुर्ग रहता था और पूरब में नगर रहता था, जिसमें आम जनता रहती थी, जैसे श्रमिक है, कारीगर है, और कृषक, कारीगर, मजदूर, व्यापारी वर्ग आदि कहाँ रहते थे? पूर्वी नगर में। जबकि दुर्ग में शासक वर्ग का निवास था। ठीक। तो जो सुरकोटड़ा है, सुरकोटड़ा में जो दुर्ग एवं नगर है, दोनों एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। दोनों एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। जिस प्रकार से हमने लोथल को पढ़ा था कि लोथल का नगर और दुर्ग दोनों एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, उसी प्रकार से सुरकोटड़ा का दुर्ग एवं नगर दोनों एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। ठीक। इसके बाद में देखें कि सुरकोटड़ा से हमें और घोड़े भेड़िए और घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो सुरकोटड़ा से हमें भेड़िए और घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथ ही सुरकोटड़ा से हमें भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। सुरकोटड़ा से भूकंप के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हमने पिछली क्लास में, कल की क्लास में पढ़ा था कि कालीबंगा से भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। कालीबंगा से भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। वहीं जो भूकंप का साक्ष्य है वो सुरकोटड़ा से भी प्राप्त होता है। तो जो भूकंप का साक्ष्य है वो हमें कालीबंगा और सुरकोटड़ा। तो भूकंप का जो साक्ष्य है, भूकंप का साक्ष्य हमें सिंधु सभ्यता के अंतर्गत कालीबंगा और सुरकोटड़ा दोनों ही स्थानों से मिलता है। तो कालीबंगा से क्या क्या मिला? तो कालीबंगा को वो सुरकोटड़ा से क्या क्या मिला? तो सुरकोटड़ा से भेड़िए और घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही यहाँ से भूकंप का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भूकंप का साक्ष्य कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ है और सुरकोटड़ा से भी प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखें, यहाँ एंटीमनी का घड़ा प्राप्त हुआ है। एंटीमनी क्या है? एंटीमनी एक रासायनिक तत्व है। रासायनिक तत्व है। तो एंटीमनी का घड़ा प्राप्त हुआ है।
तो इस प्रकार सुरकोतड़ा के बारे में जाने कि सुरकोतड़ा की स्थिति कहाँ है। तो सुरकोतड़ा गुजरात के कच्छ प्रदेश में स्थित है। सुरकोतड़ा गुजरात के कच्छ प्रदेश में स्थित है। सुरकोतड़ा की खोज एवं उत्खनन जगपति जोशी ने 1964 ईस्वी में किया था। इसकी विशेषताएं देखें तो जो सुरकोतड़ा का नगर एवं दुर्ग है वो एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। वहीं यहाँ से साक्ष्यों की बात करें तो घोड़ा और भेड़िए दोनों ही की ही अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो भेड़िए की अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं यहाँ से, और घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ से भूकंप का साक्ष्य प्राप्त होता है, और भूकंप का साक्ष्य हमें कालीबंगा से भी प्राप्त होता है और सुरकोतड़ा से भी प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ एंटीमनी का गड़ा प्राप्त हुआ है। तो सुरकोतड़ा से क्या प्राप्त हुआ है? एंटीमनी का गड़ा प्राप्त हुआ है। इसके बाद जो अगला स्थल है वो आमरी है। आमरी। तो आमरी कहाँ है? आमरी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो आमरी कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आमरी कहाँ है? पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वहीं इसकी खोज एवं उत्खनन एन जी मजूमदार ने 1929 ईस्वी में किया था। तो इसका जो खोज एवं उत्खनन है वो एन जी मजूमदार ने 1929 ईस्वी में की थी। यहाँ से विशेषताएं देखें कि इसकी जो विशेषताएं क्या है, तो ये प्राक हड़प्पाई स्थल है। प्राक हड़प्पाई स्थल है। तो आमरी क्या है? आमरी प्राक हड़प्पाई स्थल है। हम जो है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत तीन फेज देखते हैं। एक प्राक हड़प्पाई स्थल, प्राक हड़प्पा, एक हड़प्पा, और एक परवर्ती हड़प्पा। परवर्ती। तो प्री हड़प्पा, हड़प्पा और पोस्ट हड़प्पा। तो प्राक हड़प्पा माने जो प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल है, और हड़प्पा उसमें विकसित स्थल आएंगे, और परवर्ती हड़प्पा जिसमें मतलब हड़प्पोत्तर या जो बाद के हड़प्पाई स्थल हैं वो रखेंगे। तो ये जो आमरी है वो प्राक हड़प्पाई स्थल है। आमरी किस प्रकार का स्थल है? तो आमरी प्राक हड़प्पाई स्थल है। आमरी से काले भांड मिले हैं, भूरे भांड मिले हैं, और धूसर वर्णी मृद भांड मिले हैं। मृद भांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। तो यहाँ से भूरे भांड मिले हैं, काले भांड मिले हैं, और धूसर वर्णी मृद भांड भी प्राप्त होते हैं। यहाँ से 12 सिंगा और गेंडा, 12 सिंगा और गेंडा की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो आमरी से हमें क्या मिला है? आमरी से 12 सिंगा और गेंडा की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आमरी प्राक हड़प्पाई स्थल है। आमरी कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आमरी की खोज किसने की थी? तो आमरी की खोज एन जी मजूमदार ने 1929 ईस्वी में की थी। और यहाँ से भूरे भांड, काले भांड और धूसर वर्णी मृद भांड प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगला जो स्थल है वह है कोट दीची। कोट दीची। तो कोट दीची कहाँ है? तो कोट दीची पाकिस्तान के कोट दीची पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। जैसे सिंधु नदी के तट पर या सिंध प्रांत में स्थित कौन कौन से नगर हैं? जैसे मोहनजोदड़ो है, चनूदड़ो है, ठीक है, आमरी है, कोट दीची है, अल्लाहादिनो है। तो ये प्रमुख स्थल हैं जो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, आमरी, कोटदीची और अल्लाहादिनो। ठीक है। अब किसकी बात कर रहे हैं हम? कोटदीची की। तो कोटदीची कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है कोटदीची। और इसका उत्खनन है
वो धुर्रे ने 1935 ईस्वी में किया था। तो जो कोटदीची की जो खोज एवं उत्खनन है वो 1935 ईस्वी में धुर्रे ने किया था। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखें तो ये आमरी प्राक हड़प्पाई स्थल था और कोटदीची भी प्राक हड़प्पाई स्थल है। तो आमरी प्राक हड़प्पाई स्थल हो गया और कोटदीची भी प्राक हड़प्पाई स्थल है। ये यहाँ से 2 बार भयंकर अग्निकांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 2 बार भयंकर अग्निकांड के साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए? हमें कोटदीची से। तो अग्निकांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और कोटदीची से ही हमें भवनों की जो नालियां हैं वो व्यवस्थित रूप से नहीं पाई गई हैं। उनका जो सिस्टम होता है नालियों का, तो वहाँ व्यवस्थित या समुचित नालियां नहीं पाई गई हैं भवनों में। तो कोटदीची के अंतर्गत हम देखें तो कोटदीची कहाँ है? तो कोटदीची पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज और उत्खनन धुर्रे ने 1935 ईस्वी में किया था। इसकी विशेषताओं के बारे में जाने तो कोटदीची की प्रमुख विशेषता है कि ये प्राक हड़प्पाई स्थल है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से जो उत्खनन हुआ तो पता चला कि यहाँ 2 बार भयंकर अग्निकांड हुआ था। इसी के साथ में यहाँ के भवनों को देखेंगे तो वहाँ की जो नालियां हैं वह व्यवस्थित नहीं थी। ठीक है, उनका समुचित प्रबंधन नहीं था नालियों का। इसके बाद अगला हड़प्पाई स्थल है और उससे पहले एक चीज और कि 1955 में फजल अहमद खान ने कोटदीजी का उत्खनन किया। जब कोटदीजी का उत्खनन किया तो उससे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता से भी पूर्व यहाँ एक यहाँ एक संस्कृति थी, उसे कोटदीजी संस्कृति नाम दिया। मतलब एक एक और सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता थी। उस सभ्यता को फजल अहमद खान ने क्या नाम दिया है? कोटदीजी संस्कृति। और जब उसके बारे में अध्ययन किया तो पता चला कि जो कोटदीजी संस्कृति थी वह अग्निकांड के कारण नष्ट हो गई थी, जिसके पश्चात फिर बाद में सिंधु सभ्यता के लोग आकर यहाँ बस गए थे। ठीक, तो वही लिखा है कि 1955 ईस्वी में फजल अहमद खान ने जब इस क्षेत्र का उत्खनन किया तो पता चला कि सिंधु सभ्यता से पूर्व एक सभ्यता थी और उस सभ्यता को नाम दिया इन्होंने कोटदीची संस्कृति। और वो कोटदीजी संस्कृति थी वह अग्निकांड के कारण नष्ट हो गई थी। बाद में यहाँ आकर जो है सिंधु सभ्यता के लोग निवास करने लगे थे। ठीक, अगला प्रमुख स्थल है रंगपुर। अगला प्रमुख स्थल का कौन सा है? रंगपुर। तो रंगपुर कहाँ है? तो रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में है। रंगपुर कहाँ है? गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में है। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो भादर नदी के तट पर स्थित है। ठीक, तो रंगपुर कहाँ है? तो रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में है और भादर नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर की खोज एवं उत्खनन के बारे में जाने तो रंगपुर की खोज एवं उत्खनन किसने किया था? तो रंगनाथ राव ने किया था। किसने किया था? रंगनाथ राव ने 1953 ईस्वी में रंगपुर की खोज की थी। तो रंगपुर की खोज किसने की है? रंगनाथ राव ने 1953 ईस्वी में। अब इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में जाने तो जो रंगपुर है वो परवर्ती हड़प्पाई स्थल है। रंगपुर किस प्रकार का स्थल है? रंगपुर परवर्ती हड़प्पाई स्थल है। और रंगपुर से देखें तो यहाँ से लगभग 3 फेजों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा, तीनों ही फेज के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर से। अब रंगपुर से और क्या प्राप्त हुआ है? तो पुरानी तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। पुरानी तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो रंगपुर से प्राप्त हुई है। रंगपुर से खिलौना प्राप्त हुआ है। रंगपुर से ही धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कल पिछली क्लास में मैंने बताया था कि धान की भूसी का जो साक्ष्य है
धान की भूसी का जो साक्ष्य है वो लोथल से प्राप्त होता है, इसलिए लोथल में चावल के प्रथम प्राचीनतम साक्ष्य पाए जाते हैं। तो लोथल से हमें चावल के प्रथम प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो चावल के जो साक्ष्य हैं या धान की भूसी के साक्ष्य हैं वो लोथल के साथ साथ रंगपुर से भी पाए गए हैं। तो धान की भूसी के साक्ष्य अगर प्रश्न पूछा जाए कि धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल से और रंगपुर से। तो दोनों से ही हमें धान की भूसी के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो धान की भूसी के साक्ष्य हमें लोथल से भी प्राप्त होते हैं और रंगपुर से भी प्राप्त होते हैं। तो ये जो स्थल है वो प्रवर्ती हड़प्पाई स्थल है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और प्रवर्ती हड़प्पा स्थल प्राप्त हुए हैं। तांबे की पुरानी कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है यहाँ से, खिलौने प्राप्त हुए हैं यहाँ से, और साथ ही धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में जो हड़प्पा का सभ्यता के अंतर्गत स्थल है वह है कुणाल। कौन सा स्थल है? कुणाल। तो कुणाल जो स्थल है वो हरियाणा के हिसार जिले में है। कुणाल स्थल कहाँ है? तो हरियाणा के हिसार जिले में है और सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज जेपी जोशी और आर एस बिष्ट ने 1974 ईस्वी में की थी। कब? 1974 ईस्वी में। किसने? जेपी जोशी और आर एस बिष्ट। जेपी जोशी मतलब जगपति जोशी, आर एस बिष्ट मतलब रविंद्र सिंह बिष्ट। तो जगपति जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज 1974 ईस्वी में की थी। यहाँ की विशेषताओं के बारे में जाने तो विशेषताओं में यहाँ देखें तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है कुणाल से? तो गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं यहाँ से, और सोने के गहनों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो क्या क्या मिला है कुणाल से? कुणाल से क्या क्या मिला है? तो गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं और सोने के गहने के साक्ष्य मिले हैं। तो गर्त आवास के साक्ष्य, चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं और सोने के गहनों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कुणाल से। तो कुणाल कहाँ है? कुणाल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कुणाल सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। कुणाल की खोज किसने की थी? तो कुणाल की खोज एवं उत्खनन जगपति जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 ईस्वी में की थी। यहाँ की प्रमुख विशेषताएं या साक्ष्यों के बारे में जाने तो यहाँ से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं गर्त आवास के, चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं और सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं यहाँ से कुणाल से। ठीक। इसके बाद में जो अगला स्थल है वह है अल्लाह दिनो। अल्लाह दिनो। तो मैंने बताया था कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित कौन कौन से स्थल हैं? तो मोहनजोदड़ो, चनूदरो, आमरी, कोटदीची और अल्लाह दिनो। तो अल्लाह दिनो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अल्लाह दिनो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब अल्लाह दिनों की खोज किसने की थी? तो फेयर सर्विस ने 1982 ईस्वी में की थी। तो अल्लाह दिनों की खोज एवं उत्खनन किसने किया था? फेयर सर्विस ने 1982 ईस्वी में किया था। ठीक। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से बड़ी संख्या में बहुमूल्य धातु तथा पत्थरों के आभूषण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? बहुमूल्य धातु तथा पत्थरों के आभूषण मिले हैं। तो किस प्रकार के पत्थर? ऐसे ही नहीं जो सड़कों के किनारे मिल जाए। लाल और नीले जो पत्थर होते हैं ना, अंगूठी वगैरह में लगते हैं, जो गले के हार वगैरह में लगते हैं। तो यहाँ से हमें बहुमूल्य धातु तथा आभूषण तथा पत्थरों के आभूषण मिले हैं। और ग्रामीण बस्ती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं अल्लाह दिनों से। तो ग्रामीण बस्ती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अल्लाह दिनों से। साथ ही इसे देखें हम तो सिंधु तथा अरब सागर के संगम पर स्थित एक बंदरगाह के रूप में है ये अल्लाह दिनों। तो कहाँ पर? सिंधु तथा अरब सागर के संगम पर स्थित एक बंदरगाह नगर है ये। कैसा नगर है? एक बंदरगाह नगर है जो कहाँ है? सिंधु तथा अरब सागर के संगम पर है। ठीक है। और किस प्रकार का नगर है अल्लाह दिनो?
तो बंदरगाह नगर है। इसके बाद में जो अगला स्थल है वह है सनौली। सनौली, तो सनौली स्थल है। और सनौली कहाँ है? तो सनौली उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में स्थित है। सनौली कहाँ है? सनौली उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में स्थित है। और यहाँ की जो प्रमुख विशेषता देखें तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से 125 मानव समाधान मिले हैं। कितने? 125। 125 मानव समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, या हम कहें विस्तारित समाधान के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सनौली से। और सनौली कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? 125 मानव समाधान। इसके बाद में जो प्रमुख स्थल है वह है आलमगीरपुर। कौन सा? आलमगीरपुर। अब जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता का आकार किस प्रकार का है? तो सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अब अब इतना ही क्षेत्रफल नहीं रह गया है, क्योंकि नवीन खोज और उत्खनन जो है होने के बाद में आज वर्तमान में लगभग 20 लाख, कितना? 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका हो गया है। ठीक है। तो पहले कितना क्षेत्रफल था इसका? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। लेकिन वर्तमान में यह जो है लगभग 20 लाख से भी ऊपर निकल चुका है। तो लेकिन परीक्षा में तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आपको बताना है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब इसका विस्तार देखें तो ये पूर्व है, क्या है? पूर्व। ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये दक्षिण। तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर है। कौन सा? आलमगीर। आलमगीरपुर। तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है वो आलमगीर है। और आलमगीर हिंडन नदी के तट पर स्थित है। आलमगीर किस नदी के तट पर स्थित है? हिंडन। तो आलमगीर हिंडन नदी के तट पर स्थित है। और आलमगीर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है? मेरठ जिला। उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में। ठीक है। तो आलमगीरपुर की स्थिति देखें तो आलमगीर कहाँ है? तो आलमगीरपुर है वो उत्तर प्रदेश के मेरठपुर जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हिंडन नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला है, वहां है। ठीक है। अब यहाँ से देखें कि क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो एक विशेषता यह है कि यह परवर्ती हड़प्पा कालीन बस्ती है। तो आलमगीरपुर किस प्रकार की बस्ती है? तो परवर्ती हड़प्पा कालीन बस्ती है आलमगीरपुर। और हड़प्पा सभ्यता का यह सबसे पूर्वी स्थल है। और यहाँ से मोहर या मुद्रा के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। तो सिंधु सभ्यता में हम देखते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जानकारी है, या देखें तो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उनमें सब या कला की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? मोहर है। तो सिंधु सभ्यता में कला की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मोहर। लेकिन मोहर के साक्ष्य हमें आलमगीर से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो मोहर के साक्ष्य हमें आलमगीर से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो आलमगीर किस प्रकार की बस्ती है? तो परवर्ती हड़प्पाकालीन बस्ती है आलमगीरपुर। ठीक है। आलमगीरपुर है वो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। और आलमगीर से हमें किसी भी प्रकार के मोहर या मुद्रा के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। और आलमगीर है वो उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला है, वहाँ हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इतना ही याद रखना है आपको आलमगीर में। आलमगीरपुर। ठीक। और इसके बाद में देखें, हम
तो उत्तर प्रदेश में ही और स्थल हैं सिंधु सभ्यता से संबंधित, जैसे अम्बाखेड़ी, बड़ा गांव, हुलासपुर, सिनौली। सिनौली तो पढ़ी लिया आपने, ठीक है, जहां से मानव समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 125 मानव समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिनौली से ही तो प्राप्त हुए हैं। तो कौन कौन से हैं? अम्बाखेड़ी है, बड़ा गांव है, सिनौली है, वहीं हम आलमगीरपुर है। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रपरती हड़प्पा कालीन स्थल हैं। और इसके बाद में देखें जो प्राक हड़प्पा कालीन स्थल कौन से हैं? कालीबंगा है, बनावली है और राखीगढ़ी है। ये प्राक हड़प्पा कालीन स्थल हैं। मैंने बताया था अभी कि जो हड़प्पा है उसे 3 फेजों में बांट लिया जाता है, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा। अब प्राक हड़प्पा के अंतर्गत कौन कौन से आ गए इसमें? तो प्राक हड़प्पा के अंतर्गत आ गए आपके जैसे कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी। और हड़प्पा के अंतर्गत जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ठीक। इसी प्रकार से परवर्ती हड़प्पा के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? तो आलमगीरपुर है, अम्बाखेड़ी है, बड़ा गांव है, सिनौली है, हुलासपुर है। तो ये सभी कहाँ के हैं? परवर्ती हड़प्पा कालीन के, ठीक है। अब जो अगला प्रमुख स्थल है वह है सुतका गैंडोर। कौन सा? सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर, तो सुतका गैंडोर कहाँ है? तो सुतका गैंडोर की स्थिति देखते हैं। तो ये सिंधु सभ्यता रही, ये पूर्वी, ये पश्चिमी, ये उत्तरी और ये दक्षिणी। तो सुतका गैंडोर है वो सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। सुतका गैंडोर सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। तो पश्चिमी स्थल कौन सा? ये, तो ये है सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर। अब सुतका गैंडोर है कहाँ पर? सुतका गैंडोर है कहाँ पर? तो बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान। तो सुतका गैंडोर कहाँ है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और सुतका गैंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सुतका गैंडोर दास्क नदी के तट पर स्थित है। तो कौन सी नदी है यहाँ? दास्क। तो सुतका गैंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और दास्क नदी के तट पर स्थित है। सुतका गैंडोर सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल। अभी मैंने बताया था पहले कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। और सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुतका गैंडोर। वहीं हम पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो मांडा है, जम्मू स्थित मांडा। और सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल देखेंगे तो महाराष्ट्र स्थित दायमाबाद है, ठीक। तो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गैंडोर, सबसे उत्तरी स्थल मांडा और सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद, ठीक है। तो सुतका गैंडोर कहाँ है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, दास्क नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज ओरेल स्टाइन ने 1927 ईस्वी में की थी। तो सुतका गैंडोर की खोज और उत्खनन 1927 ईस्वी में ओरेल स्टाइन ने किया था, ठीक है। अब इसके अन्य नाम देखें तो सुतका गैंडोर है, उसे हड़प्पा जो सभ्यता है उसका, उसके व्यापार का चौराया कहा जाता है। किसे? सुतका गैंडोर को। तो व्यापार का चौराया, तो हड़प्पा के व्यापार का चौराया किसे कहा जाता है? सुतका गैंडोर को। कल मैंने बताया था कि लोथल के विषय में कि लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कहा जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, सुतका गैंडोर को हड़प्पा के व्यापार का चौराया कह रहे हैं,
क्या कह रहे हैं, चौराया। और वहीं लोथल को इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर अर्थात अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र कह रहे हैं हम, ठीक है। अब इसकी जो प्रमुख विशेषता है उनके बारे में जानेंगे। तो यह एकमात्र ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो प्राकृतिक चट्टान पर स्थित है, प्राकृतिक चट्टान पर स्थित है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसी के साथ यह जो सुतका गैंडोर है उसकी सीमा है वो ईरान के साथ लगी हुई है, तो ईरान के निकट है, ठीक है, क्या है, ईरान के निकट है। तो सुतका गैंडोर की जो सीमा है वो ईरान के पास में स्थित है। तो सुतका गैंडोर कहाँ है, तो सुतका गैंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दास्क नदी के तट पर स्थित है। सुतका गैंडोर की खोज एवं उत्खनन किसने किया था, तो सुतका गैंडोर की खोज एवं उत्खनन ऑरेल स्टाइन ने 1927 ईस्वी में किया था। इसके अन्य नाम देखें तो सुतका गैंडोर को हड़प्पा के व्यापार का चौराया कहा जाता है। यहाँ से किन किन चीजों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो देखें हम तो साक्ष्य या विशेषताओं के बारे में सुतका गैंडोर की, तो हड़प्पा के व्यापार का चौराया तो कहा ही जाता है। साथ ही यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जो प्राकृतिक चट्टान पर स्थित है। इसी के साथ में यह सुतका गैंडोर है वो ईरान की सीमा के निकट ही स्थित है, ठीक। इसके बाद में जो प्रमुख स्थल है वह है मांडा। कौन सा, मांडा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जो मांडा है वो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। मांडा सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है मांडा। और मांडा कहाँ है, तो मांडा जम्मू में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और मांडा चिनाब नदी के तट पर स्थित है। मांडा किस नदी के तट पर स्थित है, चिनाब नदी के तट पर स्थित है। तो मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। और ये मांडा सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, सबसे उत्तरी स्थल। तो हमने सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीर, सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गैंडोर, सबसे उत्तरी स्थल मांडा और सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद, ठीक है। अब इस मांडा के बारे में देखें कि खोज एवं उत्खनन किसने किया था, तो जगपति जोशी और मधवाला। कौन कौन, जगपति जोशी और मधवाला। तो जगपति जोशी और मधवाला ने 1982 ईस्वी में मांडा का खोज एवं उत्खनन किया था। तो मांडा का खोज एवं उत्खनन जगपति जोशी और मधवाला ने 1982 ईस्वी में की थी। इसकी विशेषताओं के बारे में देखें तो सबसे प्रमुख विशेषता तो यही है कि यह सबसे उत्तरी स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, मांडा। अब इसी के साथ यहाँ से कांसे का, किसका, कांसे का पेंचदार पिन मिला है मांडा से। कांसे का पेंचदार पिन मिला है मांडा से। इसके बाद में जो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत हम देखें सबसे दक्षिणी स्थल है वो दायमाबाद है। अभी हमने जो है पूर्वी स्थल पढ़ लिया आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। तो यह सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। सुतका गैंडोर यह सबसे पश्चिमी स्थल है, ठीक है। और मांडा यह सबसे उत्तरी स्थल है और सबसे दक्षिणी स्थल है दायमाबाद, जिसे हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है दायमाबाद। और दायमाबाद है वो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कहाँ पर, अहमदनगर जिले में। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी की सहायक है प्रवरा। गोदावरी की सहायक कौन सी नदी है, प्रवरा, उसी के तट पर स्थित है। तो प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है दायमाबाद से, तो दायमाबाद से कांसे का रथ प्राप्त हुआ है, कांसे का रथ प्राप्त हुआ है। या हम कहें एक ऐसी गाड़ी मिली है जिसमें 2 बैल आगे लगे हुए हैं और उसे एक मानव के द्वारा चलाया जा रहा है।
तो अर्थात हम कहें कि बैलगाड़ी या कांसे के रथ का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हमने सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल, सबसे पश्चिमी स्थल, सबसे उत्तरी स्थल और सबसे दक्षिणी स्थल के बारे में अध्ययन कर लिया है। और इसके बाद में हम देखें तो सिंधु सभ्यता के आज लगभग सभी महत्वपूर्ण स्थल हमने पढ़ लिए हैं और इसी प्रकार से हम आगे पढ़ते रहेंगे। सिंधु सभ्यता की अभी एक दो क्लास और बची हुई हैं, उसके बाद में हम वैदिक सभ्यता के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम इन स्थलों को एक बार रिवीजन के तौर पर देखते हैं, जिससे हमें ये टॉपिक एक रूप से कंठस्थ याद हो जाए, इसलिए एक बार अध्ययन और करें। तो सुरकोतड़ा, तो सबसे पहले हमने देखा कि सुरकोतड़ा कहाँ है। तो सुरकोतड़ा गुजरात के कच्छ प्रदेश में स्थित है। इसकी खोज जगपति जोशी ने 1964 ईस्वी में की थी। यहाँ का जो सुरकोतड़ा का जो दुर्ग एवं नगर है, वो दोनों एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। जैसे हमने लोथल में पढ़ा था कि जो लोथल का दुर्ग एवं नगर है, वो दोनों एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। तो इसी प्रकार से सुरकोतड़ा का जो दुर्ग एवं नगर है, वो दोनों एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। और यहाँ से भेड़िए के अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और घोड़े की अस्थियों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ सुरकोतड़ा से भूकंप का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और कल हमने देखा था कि कालीबंगा से भी हमें भूकंप का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो भूकंप का साक्ष्य हमें कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ है और सुरकोतड़ा से प्राप्त हुआ है। इसी के साथ यहाँ एंटीमनी का एक गड़ा प्राप्त हुआ है। सुरकोतड़ा से क्या प्राप्त हुआ है? एंटीमनी का गड़ा प्राप्त हुआ है। तो दुर्ग एवं नगर दोनों एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। भेड़िए और घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। भूकंप का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और एंटीमनी का गड़ा प्राप्त हुआ है। कहाँ से? सुरकोतड़ा से। और सुरकोतड़ा कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ प्रदेश में स्थित है सुरकोतड़ा। इसके बाद में हम आमरी देखें तो मैंने बताया था कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित कौन कौन से नगर हैं। तो मोहनजोदड़ो है, चनुदड़ो है, आमरी है और कोटदीची है और अल्लाहदिनो है। तो इसी प्रकार से हम आमरी देखें तो आमरी कहाँ है? तो आमरी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज एनजी मजूमदार ने 1929 ईस्वी में की थी। तो आमरी की खोज एनजी मजूमदार ने कब की है? 1929 ईस्वी में की है। आमरी एक प्राक हड़प्पाई स्थल है। आमरी किस प्रकार का स्थल है? प्राक हड़प्पाई स्थल। मैंने बताया था कि हड़प्पा के 3 फेज हैं। जो प्रारंभिक फेज है वो प्राक है, जो विकसित वाला है वो हड़प्पा है और जो सबसे बाद में वो प्रवर्ती हड़प्पा है। तो आमरी प्राक हड़प्पाई स्थल है। यहाँ से आमरी से क्या प्राप्त हुआ है? तो भूरे, काले और धूसर वर्णी मृदभांड प्राप्त हुए हैं। और मृदभांड का अर्थ क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। तो यहाँ से भूरे, काले और धूसर वर्णी मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ यहाँ से बारहसिंगा और गेंडा, बारहसिंगा और गेंडा की अस्थियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। बारहसिंगा और गेंडा की अस्थियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आमरी से। इसके बाद में जो अगला प्रमुख स्थल है वो कोटदीजी है। और कोटदीजी कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कोटदीजी की खोज एवं उत्खनन दुर्रे ने 1935 ईस्वी में किया था। और कोटदीजी भी एक प्राक हड़प्पाई स्थल है और यहाँ से 2 बार भयंकर अग्निकांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भयंकर अग्निकांड के साक्ष्य किस प्रकार से? जब हम 1955 में देखें तो फजल अहमद अली ने कोटदीजी का उत्खनन किया तो पाया कि सिंधु सभ्यता से पूर्व भी यहाँ एक सभ्यता थी और उस सभ्यता को उन्होंने कोटदीजी संस्कृति नाम दिया। तो जो कोटदीजी संस्कृति का जब वो जांच पड़ताल की तो पता चला कि कोटदीजी जो संस्कृति है वो अग्निकांड के कारण नष्ट हो गई थी। फिर इसके बाद में कोटदीजी में जो है सिंधु सभ्यता के लोग आकर बस गए थे। तो इस प्रकार से कोटदीजी है वो सिंधु सभ्यता से पूर्व की जो है सभ्यता है। तो यहाँ यह प्राक हड़प्पाई स्थल है। यहाँ से 2 बार भयंकर अग्निकांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और साथ ही जब कोटदीजी के भवनों के बारे में देखेंगे तो यहाँ से जो नालियां प्राप्त हुई हैं वो व्यवस्थित नहीं है। कोटदीजी के भवनों की जो नालियां हैं वो व्यवस्थित नहीं है। तो ये तो बता दिया फजल अली अहमद। इसके बाद में आगे चलते हैं। अगला जो वो स्थल है वो रंगपुर है।
और रंगपुर कहाँ है? तो रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में, रंगपुर कहाँ है? तो रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में भादर नदी के तट पर स्थित है। और रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने, रंगपुर की खोज किसने की है? रंगनाथ राव ने। तो रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने 1953 ईस्वी में की थी। तो रंगपुर कहाँ है? रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ में है और रंगपुर भादर नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर की खोज एवं उत्खनन रंगनाथ राव ने 1953 ईस्वी में की थी। अब रंगपुर से क्या प्राप्त हुआ है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। रंगपुर से क्या प्राप्त हुआ है? धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? रंगपुर से। और साथ ही जो मैंने बताया था कि धान की भूसी का साक्ष्य लोथल से भी प्राप्त हुआ है। तो जो लोथल से धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य है। तो इस प्रकार से धान की भूसी का साक्ष्य हमें लोथल से भी मिल रहा है और रंगपुर से भी मिल रहा है। धान की भूसी का साक्ष्य हमें लोथल से और रंगपुर से। साथ ही यहाँ से तांबे की पुरानी कुल्हाड़ी मिली है और खिलौने भी मिले हैं। तांबे की पुरानी कुल्हाड़ी और खिलौने भी मिले हैं। जो रंगपुर है वो परवर्ती हड़प्पा कालीन बस्ती है। रंगपुर परवर्तीन हड़प्पा कालीन बस्ती है। साथ ही यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जो अगला स्थल है वो कुणाल है। और कुणाल है वो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कुणाल कहाँ है? कुणाल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। सरस्वती नदी के तट पर स्थित है कुणाल। और कुणाल की खोज जगपति जोशी और आर एस बिष्ट, जेपी जोशी और आर एस बिष्ट या जगपति जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने कब की थी? तो 1974 ईस्वी में की थी। 1974 ईस्वी में। तो कुणाल कहाँ है? कुणाल हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। कुणाल की खोज एवं उत्खनन जगपति जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 ईस्वी में की थी। अब यहाँ की विशेषताएं देखें तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से गर्तावास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। साथ ही यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं और सोने के गहनों के साक्ष्य मिले हैं। तो गर्तावास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं और सोने के 2 गहने मिले हैं। कहाँ से? कुणाल से। इसके बाद में अल्लाह दिनो की बात करें तो अल्लाह दिनो कहाँ है? तो अल्लाह दिनो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अल्लाह दिनो की खोज एवं उत्खनन फेयर सर्विस ने 1982 ईस्वी में की थी। तो इसकी खोज एवं उत्खनन फेयर सर्विस ने 1982 ईस्वी में। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से बड़ी संख्या में बहुमूल्य धातु तथा पत्थरों से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो बहुमूल्य धातु और पत्थरों के आभूषण प्राप्त हुए हैं। साथ ही अल्लाह दिनो है वो एक ग्रामीण बस्ती है। तो किस प्रकार की बस्ती? ग्रामीण बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ से। और जो अल्लाह दिनो है वो सिंधु और अरब के संगम पर एक प्रकार से बंदरगाह नगर था। तो एक प्रकार से एक किस प्रकार का नगर है? बंदरगाह नगर है। इसके बाद में है सनौली। तो सनौली कहाँ है? तो सनौली उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है। सनौली कहाँ है? सनौली उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है। इसकी विशेषता या साक्ष्य देखें यहाँ से तो 125 मानव समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए। 125 मानव समाधान के या विस्तारित समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सनौली से। अब है आलमगीरपुर। तो जो आलमगीरपुर है वो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला है वहां है और हिंडन नदी के तट पर स्थित है। तो आलमगीर सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। यह परवर्ती हड़प्पा कालीन बस्ती है। किस प्रकार की बस्ती है? परवर्ती हड़प्पा कालीन बस्ती है यह। और यहाँ से मुद्रा का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। मुद्रा या मोहर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। कहाँ से? आलमगीर से। ये इसी के साथ देखें तो उत्तर प्रदेश में अम्बा खेड़ी है, बड़ा गांव है, हुलासपुर है, सनौली है, आलमगीर है, आलमगीरपुर है। तो यह परवर्ती हड़प्पा कालीन बस्ती है। इसी के साथ हम देखें तो प्राक हड़प्पा कालीन बस्ती कौन कौन सी है? तो जैसे कालीबंगा है, राखीगढ़ी है और कालीबंगा, राखीगढ़ी और बनावली है।
और इसी के साथ जो रंगपुर और रोडदी है वो हड़प्पा उत्तरकालीन बस्ती है। इसके बाद में सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहाँ है? तो सुतका गेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है और ये दास्क नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है और सुतका गेंडोर को हड़प्पा के व्यापार का चौराया कहा जाता है। सुतका गेंडोर एकमात्र ऐसा स्थल है जो प्राकृतिक चट्टान पर स्थित है और यह ईरान की सीमा के निकट स्थित है, सुतका गेंडोर। इसके बाद में मांडा है। तो मांडा सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है मांडा। और मांडा की खोज जगपति जोशी एवं मधुबाला ने 1982 ईस्वी में की थी। यह सबसे उत्तरी स्थल है सिंधु सभ्यता का। यहाँ से कांसे का पेचदार पिन मिला है। ठीक है। सबसे अंत में दायमाबाद, और दायमाबाद सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। जो गोदावरी नदी है, गोदावरी की सहायक है प्रवरा, उसके तट पर स्थित है। और यहाँ से कांसे का रथ प्राप्त हुआ है दायमाबाद से, या हम कहें जो बैलगाड़ी का साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? दायमाबाद से। इस प्रकार हमने आज सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कंप्लीट कर लिए हैं और इसके बाद एक दो क्लास और रहेगी, फिर सिंधु सभ्यता जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम वैदिक सभ्यता के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है। और मिलते रहिए और देखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।